वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एसएससी एग्जाम प्रिपरेशन में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पिछले साल के एसएससी सीजीएल टायर 1 में आए हुए क्वेश्चंस की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम मैथ्स के उन क्वेश्चंस को देखेंगे जो पिछले साल 29 अगस्त को सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए थे। इसके अलावा और भी सब्जेक्ट्स के वीडियोज अपलोड किए जा चुके हैं, तो आप चाहे तो वो सारे वीडियोज हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 2 है तो वह संख्या क्या होगी। हमसे बोल रहा है कि एक संख्या है और उसके व्युत्क्रम का योग 2 है तो वह संख्या क्या होगी। तो हमने माना कि वो संख्या x थी, तो x का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, तो 1/x। इनका योग कर रहा है 2, तो वो संख्या क्या होगी। तो आप इसके जगह पे वैसे तो आप देख सकते हैं, अगर दोनों व्युत्क्रम कह रहा है तो अगर दोनों की जगह पर 1 रखेंगे तभी हमारा पॉसिबल है। अगर x = 1 रखे तभी हमारा पॉसिबल है इन दोनों का योग 2, और किसी भी तरीके से पॉसिबल नहीं है। आप चाहो तो चेक कर सकते हो। आपके ऑप्शन है 0, तो 0 + 1/0, ये तो आपका इन्फिनिटी दे देगा। सेकेंड है 1, तो 1 + 1 = 2 होता है। थर्ड है -1, तो -1 हो जाएगा इक्वल टू -2 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट 2 है, तो 2 + 1/2 हमने किया, तो ये हमारा आ जाएगा 5/2, ये भी हमारा गलत है। तो हमारा सही कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी 1। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। एक आयत का क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर है और उसका परिमाप 34 सेंटीमीटर है, तो उसके विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। ये आपका मेंसुरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। आप चाहे तो हमारे मेंसुरेशन के वीडियो में इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन देख सकते हैं, उसमें हमने आपको इसके फॉर्मूला से लेके सारे चीज बताया है। तो ये हमारा क्वेश्चन करे कि एक आयत का क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर है, तो हमें मालूम है कि आयत का क्षेत्रफल होता क्या है, तो लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी हमारा लंबाई इंटू चौड़ाई दे रखा है 60 वर्ग सेंटीमीटर। फिर कह रहा है उसका परिमाप 34 सेंटीमीटर है, इसे हमने इक्वेशन 1 मान लिया। नेक्स्ट कह रहा है परिमाप 34 सेंटीमीटर है, यानी परिमाप के बारे में हम जानते हैं 2 × L + B होता है, तो 2 × L + B दे रखा है 34, यानी कि L + B = 17। अब हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि उसके विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। तो विकर्ण का हम जानते हैं डायगोनल इक्वल टू होता है √ लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। अब हमें लंबाई का वैल्यू भी नहीं मालूम है, चौड़ाई का वैल्यू भी नहीं मालूम है। तो अगर आप यहाँ से वैल्यू निकालना शुरू कर दो तो आपका लंबाई आ जाएगा 12 एंड चौड़ाई आ जाएगा कितना, तो 5। 12 + 5 आप देख सकते हो 17 हो गया। 12 × 5 60, यानी कि हमारा होगा क्या, तो 12 एंड 5, लंबाई 12 चौड़ाई 5। तो हमसे पूछा डायगोनल क्या होता है, डायगोनल हो जाएगा √ 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। इस तरह से ये हमारा क्या हो गया, तो √ 144 + 25, यानी कि √ 169 13 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। एक कपड़ा व्यवसायी ने अपनी कीमतों में 25% छूट की घोषणा की। तदनुसार यदि किसी को 40% की छूट लेनी हो तो उसे 32 रुपए प्रति मीटर वाले कपड़े को कितने मीटर कपड़ा खरीदना होगा। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि एक कपड़ा व्यवसायी है जो अपने कीमत पर 25% छूट का घोषणा करता है। तो अगर किसी को 40 रुपए की छूट लेनी हो तो वो 32 रुपए प्रति मीटर वाले कपड़े का कितने मीटर कपड़ा खरीदना होगा उसे। तो हमने माना कि उस कपड़े का मूल्य कितना था, तो 100 यूनिट था, उस पर उसे 25% का छूट मिला, यानी कि उसे कितने की छूट मिली, तो 25 यूनिट की। बट हमें कह रहा है कि उसे 40% की छूट लेनी है, यानी कि 25 यूनिट बराबर 40 रुपए। तो यहां से हम निकाल सकते हैं कि कपड़े की 100 पे वो 25 का छूट दे रहा, तो 40 पे कितने का छूट, 100 पे 25 का छूट दे रहा, तो अगर उसे 40 की छूट देनी हो तब वो कितने पे देगा। तो यहां से हम निकाल सकते हैं 100 यूनिट इक्वल टू RS 40 × 100 डिवाइडेड बाई 25। इस तरह से ये हमारा आ गया 160। अब ये हमारा आ गया 160 रुपीज। तो हमसे बोल रहे हैं कि 32 रुपए मीटर वाले कपड़े का कितना मीटर खरीदना पड़ेगा। अगर दाम 160 रुपए, उसे 40 रुपए की छूट लेनी हो तब वो उसे 160 रुपए में खरीदने हैं, बिकॉज उसे 32 रुपए वाले कपड़े को कितने मीटर खरीदना होगा, तो 160/32, यानी कि 5 मीटर, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। 960 रुपए के लाभ को ए तथा बी में 1/3 रेशियो 1/5 के अनुपात में बांटा गया है।
उनके लाभों का अंतर क्या होगा। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है 960 रुपए का लाभ है जिसे कि ए तथा बी के बीच बांटा गया है कितने के रेशियो में, तो 1/3 रेशियो 1/5 के रेशियो में। तो हमसे पूछ रहा है उनके लाभ का अनुपात क्या होगा। तो हम देख रहे हैं 1/3 रेशियो 1/5 है, तो रेशियो कभी फ्रैक्शंस में नहीं होता है, तो हम इसे क्या करेंगे, विदाउट फ्रैक्शन करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो ये हमारा, बिकॉज हमें इसके फ्रैक्शंस निकालने, तो फ्रैक्शन हमारा कितना हो जाएगा, तो 5:3। तो हमारा आ गया 5:3, यानी कि ए को 5 यूनिट प्रॉफिट मिले और बी को 3 यूनिट प्रॉफिट मिले। और कह रहा है 960 रुपए का लाभ है, बट यहाँ पे हमारा आ रहा है कि लाभ कितने का, तो 8 रुपए का, यानी कि 8 यूनिट बराबर है किसके, तो 960 रुपए को। तो हमसे पूछ रहा है लाभ का अंतर क्या होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं लाभ का अंतर कितना है, तो 2 यूनिट। बट 2 यूनिट कब है, जब उनके पास टोटल लाभ 8 यूनिट हो रहा है। बट अगर टोटल लाभ 960 रुपए होंगे तब उसके लाभ का अंतर क्या हो जाएगा, तो 8 यूनिट बराबर, अगर 960 तो 2 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो आर इस 960 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 8। इस तरह से ये हमारा आ गया 240 रुपए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ये आपका रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन था। आप चाहे तो ये सारे क्वेश्चंस के वीडियोस हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में रेशियो के वीडियोस में देख सकते हैं। ये आपको बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन, इस टाइप के हमने आपको बहुत सारे क्वेश्चन रेशियो के वीडियो में बताए हैं। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। 19 सदस्यों के एक ग्रुप का औसत मासिक वेतन 16,000 रुपए है। तो यदि उस ग्रुप में 20,000 रुपए मासिक वेतन वाला एक व्यक्ति भी शामिल हो जाए तो उस ग्रुप को औसत मासिक वेतन कितना होगा। ये हमारा क्वेश्चन क्या करा कि 19 सदस्य हैं, एक ग्रुप में कितने सदस्य हैं, तो 19। उनको औसत मासिक वेतन दे रखा है 16,000 रुपए। अगर उस ग्रुप में 20,000 रुपए मासिक वेतन वाला एक व्यक्ति भी शामिल हो जाता तो उस ग्रुप को औसत मासिक वेतन क्या होगा। ये आपका एवरेज का क्वेश्चन, आप चाहे तो एवरेज के वीडियो में इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस देख सकते हैं। तो इसमें हमें करना क्या होगा, तो इसके बनाने के आपके 2 तरीके होते हैं। एक तो आपके लॉन्ग वाले तरीके कि 19 सदस्यों का अगर औसत मासिक वेतन 16,000 रुपए, तो हम ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें 20,000 को डिवाइड करेंगे, फिर उसे 20 से डिवाइड करेंगे। 16,000 में 19 से मल्टीप्लाई करके उसे 20,000 से माइनस करके फिर उसे 20 से डिवाइड करेंगे। ये आपका प्रोसेस बहुत ही ज्यादा लंबा जाएगा, इसमें आपको कैलकुलेशन बहुत ज्यादा करना पड़ता है। तो हम एक ऐसे प्रोसेस को देखेंगे जिसमें कैलकुलेशन नहीं करना पड़े। अगर आपको ये जो प्रोसेस बता रहे हैं उसे समझने में थोड़ी सी भी परेशानी है तो आप हमारे एवरेज के वीडियोस देख सकते हैं। उसमें हमने आपको इस प्रोसेस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बताए, बिकॉज आपके एग्जाम्स में टाइम की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है, इसलिए आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तो आप अगर इतने छोटे छोटे इतना सिंपल क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लगाओगे तो आपके हार्ड क्वेश्चन के लिए टाइम नहीं बच पाएंगे। तो हमारा कहा क्या रहा है कि 19 सदस्यों के एक ग्रुप को औसत मासिक वेतन कितना है, 16,000। 19 का कह रहा है 16,000। फिर कह रहा है यदि उस ग्रुप में 20,000 मासिक वेतन वाला एक व्यक्ति भी शामिल हो जाए। 20,000 मासिक वेतन वाला कितना, तो एक व्यक्ति। तो यहाँ पे हमने एक के नीचे 20,000 लिख दिया। तो हमारे पास टोटल कितने व्यक्ति हो गए, 20। हमसे पूछ क्या रहा है कि उन 20 व्यक्ति को औसत मासिक वेतन क्या होगा। तो अगर इस तरह से हमारा क्वेश्चन आ जाए तो या तो हम छोटे वाले को ले लेते या तो बड़े वाले को। तो हमने लिया 16,000 को। 16,000 आपका 16,000 से आपका 20,000 ज्यादा है, कितने से ज्यादा है, तो 4,000 थे। तो 16,000 प्लस 4,000 मल्टीप्लाई बाई कितने के लिए ज्यादा है, तो 1 के लिए, डिवाइडेड बाई किसका आपको निकालना है, तो 20 का। इस तरह से हम इसे अगर निकाले तो ये हमारा कितना आ जाएगा, तो 16,200 रुपए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो देखा आपने ये कितना आसान, इसमें आपको कैलकुलेशन नहीं करना पड़े, फिर नहीं तो आपको 16 से 19 को मल्टीप्लाई करना पड़ता, ये सब आपको नहीं करने पड़े। ये आपका प्रोसेस बहुत ही ज्यादा इजी आपको शायद लग रहा होगा। अगर आपको इसको समझने में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे एवरेज के वीडियो देख सकते हैं। इसमें हमने आपको इसे और भी ज्यादा डिटेल से, ताकि आपको इसे अच्छी से समझ में आ सके, इसके लिए हमने इसे और भी ज्यादा डिटेल से बताया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। एक टीवी 5% लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 10% लाभ पर बेचा जाता तो 1,000 रुपए का अधिक लाभ होता, उसका क्रय मूल्य बताइए। आपका प्रॉफिट एंड लॉस का भी क्वेश्चन है। आप चाहे तो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के वीडियोस में इस तरह के क्वेश्चंस देख सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन में हम करते क्या है, कह रहा है एक टीवी 5% लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 10% लाभ पर बेचते तो 1,000 रुपए का अधिक का लाभ होता, तो उसका क्रय मूल्य क्या है। तो हम क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन में उसका क्रय मूल्य मान लेते हैं। तो हमने माना कि उसका क्रय मूल्य 100 यूनिट है। अगर उसको 5% लाभ पर बेचेंगे तब कितने में बेचेंगे, तो 105 में बेचेंगे।
उसी तरह से अगर उसे 10% लाभ पर बेचेंगे तब कितने में बेचेंगे, तो 110 में। कह रहा है जब ऐसा करते तो उसे 1000 रुपये का अधिक लाभ होता, बट यहाँ पे दिख रहा है अगर हम ऐसा करते तो हमें 5 यूनिट का अधिक लाभ होता है, यानी कि 5 यूनिट बराबर है किसके, तो 1000 रुपये के। तो हमसे पूछ रहा है क्रय मूल्य यानी कि 100 यूनिट के बराबर, तो 100 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, तो RS 1000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 5 के बराबर। इस तरह से ये हमारा हो गया 20,000, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई है, इसे पुराने मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में कितनी वृद्धि होगी। ये हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कोई वस्तु है जिसके मूल्य में हमने 10% की कमी कर दिया है, उसको पुराने मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में कितना वृद्धि करना होगा। तो यह आपका परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आप चाहे तो हमारे परसेंटेज से रिलेटेड परसेंटेज की वीडियो देख सकते हैं। अगर आपकी कमी की बात की जा रही है तो हम इसमें क्या करेंगे, कितने की कमी की जा रही है, तो 10 की, डिवाइडेड बाई 100 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाई 100। इस तरह से हमारा निकल जाएगा कि इसे पुराने मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में कितनी वृद्धि पड़ेगी, तो 10 डिवाइडेड बाई 90 मल्टीप्लाई बाई 100। इस तरह से ये हमारा हो गया कितना, तो 100/9% यानी 11 एंड 1/9%, ऑप्शन नंबर डी। तो इस चीज को अगर आप याद कर लो तो आप इस तरह के सारे क्वेश्चंस बना सकते हो। हमसे कहा क्या रहा था कि किसी के वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई है, इसे पुराने मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में कितनी वृद्धि होगी। आप चाहे तो हम इसे डिटेल से भी बता सकते हैं। हमने माना कि वस्तु का मूल्य है 100, उसमें 10% की हमने कमी कर दी, तब उसे कितने का हो गया, तो 90। तो अगर हम उसके पुराने मूल्य पर लाना चाहते तो हम उसे कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी, तो कितनी वृद्धि हुई है, तो 10 की वृद्धि करनी पड़ेगी, यानी 10/90 मल्टीप्लाई बाई 100। इस तरह से ये भी हमारा उतना ही आ गया, 11 एंड 1/9%, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। एक चलती हुई रेलगाड़ी किसी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में और एक बिजली के खंभे को 10 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर पर आवर में क्या है। ये हमारा क्वेश्चन आपका टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है एक चलती हुई रेलगाड़ी है जो किसी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में पार कर लेती है और एक बिजली के खंभे को 10 सेकंड में पार कर लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, अगर इस टाइप पे आपके क्वेश्चन आए तो हम इसमें क्या करते हैं, इसमें आपका डिस्टेंस कितना हो गया, तो 50 मीटर। टाइम कितना लगा, तो अगर 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में पार करती है और बिजली के खंभे को 10 सेकंड में, यानी कि प्लेटफॉर्म से तो अगर देखें तो प्लेटफॉर्म को वो 14 सेकंड में पार कर लिए, बट बिजली के खंभे को 10 सेकंड में पार करती है, यानी कि बीच में उसके ट्रेन की जो लंबाई होती है उससे भी रिलेटेड आ जाता है। तो ट्रेन की लंबाई को इसमें हमें माइनस करने पड़ेंगे, यानी 50 मीटर डिवाइडेड बाई 40 माइनस 10 सेकेंड। इस तरह से ये हमारा आ गया 50/4 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू 25/2 मीटर पर सेकेंड। अब हमसे क्वेश्चन बोल रहा है किलोमीटर पर आवर में निकालने के लिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो 25/2 मल्टीप्लाई बाई 18/5 किलोमीटर पर आवर। अगर आपको मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करना तो हम इसमें क्या करते हैं, मीटर पर सेकेंड। 1 मीटर में हम जानते हैं 1/1000 किलोमीटर हो गया, फिर मीटर पर सेकेंड बोल रहा है, और 1 सेकेंड में हम जानते हैं 60 × 60 आवर होता है, यानी मल्टीप्लाई बाई 60 × 60। अब आप इसे कट करके देख सकते हो, ये हमारा कितना आ जाएगा, 3 हो गया, ये हमारा 5 हो गया, यानी 18/5। इसी चीज को हमने डायरेक्टली 18/5 से गुना कर दिया, तो ये हमारा कितना आ गया, तो 5 या 9, यानी कि 45 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। यदि x² + 1/x² इक्वल टू 2, तो x - 1/x का मान बताइए। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है x² + 1/x² इक्वल टू 2, x - 1/x इक्वल टू व्हाट। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन हमने आपको अलजेब्रा में बताया है। ये आपके एज्यूमिंग पावर को चेक करने के लिए देता है ये क्वेश्चन। ये जो अलजेब्रा के लगभग क्वेश्चन होते हैं वो आपको चेक करता है कि आपके पास पावर कितने एज्यूम करने के। तो हम देख रहे हैं x² + 1/x² इक्वल टू 2, तो हम जानते हैं कि स्क्वायर कभी भी निगेटिव नहीं होता है। तो x² + 1/x² इक्वल टू 2 पॉसिबल कब है, ये तभी पॉसिबल है जब x² इक्वल टू 1 हो, यानी x² इक्वल टू 1 तो x इक्वल टू 1। अब हमसे पूछ रहा है 1 - 1/x इक्वल टू, तो 1 - 1/x यानी 1 - 1/1 0, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। यदि PQ × P + Q इक्वल टू 1 हो तो 1/PQ माइनस PQ माइनस QQ का मान क्या होगा। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है PQ × P + Q इक्वल टू 1। देन हमसे पूछ रहा है क्या,
तो 1/PQ माइनस PQ माइनस QQ। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हम यहाँ से P प्लस Q का वैल्यू निकाल सकते हैं 1/PQ, और यहाँ पे हमारा दे रखा है 1/PQ इंटू QQ। तो हम इसे लिख सकते हैं, अगर 1/PQ इंटू QQ है यानी P प्लस Q का होल Q इक्वल टू 1/PQ इंटू QQ। अब इसका वैल्यू हमें मालूम है P प्लस Q का होल Q माइनस PQ माइनस QQ। अब P प्लस Q का होल Q यानी A प्लस B का होल Q, इसका फॉर्मूला हम जानते हैं, क्या जानते हैं? तो अंडर रूट PQ प्लस QQ प्लस 3PQ इंटू P प्लस Q माइनस PQ माइनस QQ दे रखा है। अब PQ से PQ कैंसिल हो गया, QQ से QQ। अब हमारे पास बचा 3PQ इंटू P प्लस Q का हम वैल्यू जानते हैं 1/PQ इंटू 1/PQ। इस तरह से ये हमारा आ गया 3 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो आपने देखा ये आपका कितना ज्यादा इजी क्वेश्चन था, बस देखने में हार्ड लग रहा था। हमने इसमें किया क्या, कुछ भी नहीं, बस P प्लस Q का वैल्यू निकाल दिया 1/PQ, उसे हमने पुट कर दिया, तो हमारा आंसर आसानी से आ गया 3 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। 16 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा को 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त से खींचा गया है। वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी बताइए। ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त है, इसकी जीवा की लंबाई कितनी है? तो 16 सेंटीमीटर। इसका हमने नाम रखा AB, जो कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त से खींचा गया है, यानी कि यहाँ पे हमारा वृत्त है, इसका त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर, यहाँ से इसे खींचा गया है। तो हमसे पूछ रहा है वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी, यानी ये वाली दूरी पूछ रही है, केंद्र को हमने O नाम रख दिया, इसका D। तो हम जानते हैं कि वृत्त का जो जीवा होती है उस पे जो केंद्र से होकर रेखा गुजरती है वो उसे 2 बराबर भागों में बांटती है और समकोण बनाती है, यानी कि AD इक्वल टू DB इक्वल टू हमारा क्या हो गया 16/2 यानी कि 8 सेंटीमीटर। अब हमें DB मालूम है और ये एक समकोण त्रिभुज है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम OD इक्वल टू अंडर रूट OB स्क्वायर माइनस DB स्क्वायर। तो OB स्क्वायर हमारा कितना हो गया, तो 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, यानी कि ये हमारा आ गया 100 माइनस 64, तो 6 सेंटीमीटर यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो देखा आपने ये कितना आसान था, ये आपका ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन था। आप चाहे तो हमारे ज्योमेट्री के वीडियोस में इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। किसी अर्धवृत्त में कोण कितना होगा? तो किसी अर्धवृत्त में कोण कितना होता है? तो 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। यदि x इक्वल टू a cos थीटा प्लस b sin थीटा और y इक्वल टू b cos थीटा माइनस a sin थीटा, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का मान क्या होगा? ये हमारा दे रखा है x इक्वल टू a cos थीटा प्लस b sin थीटा, और दे रखा है क्या, तो y इक्वल टू b cos थीटा माइनस a sin थीटा। देन हमसे पूछ रहा है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर यानी a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा इंटू साइन थीटा। उसी तरह से y का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब प्लस 2ab cos थीटा माइनस 2ab cos थीटा कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बचा कितना, तो a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हम ये भी कर सकते हैं, अगर हम ए स्क्वायर को कॉमन ले ले तो हमारे पास बचेगा क्या, तो ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरह से बी स्क्वायर को कॉमन ले लिया तो बचा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू जानते हैं 1, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आंसर आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो आपने देखा ये कितना इजी क्वेश्चन था, ये आपका ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन था। इस तरह के और भी क्वेश्चन आप हमारे ट्रिगोनोमेट्री के वीडियोस में देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। ए एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसे 15 दिन में पूरा कर सकता है। वे उसे एक साथ मिलकर 450 रुपए में करने को तैयार हो गए। इस धनराशि में ए का हिस्सा कितना होगा? ये आपका टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन है। आप चाहे तो हमारे टाइम एंड वर्क में इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस देख सकते हैं। कह रहा है कि ए एक कार्य को 12 दिन में करता है, बी जो है उसी कार्य को 15 दिन में करता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमने आपको बताया टाइम एंड वर्क के जो भी क्वेश्चन उसमें सबसे पहले हम एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम आ गया 60, उसके बाद इसे एलिगेट करते हैं, तो 60/12 5, 60/15 4। ये हमारा क्या आ जाता है, तो इन दोनों का 1 डे वर्क। तो हमारा आ गया कि ए एक दिन में 5 यूनिट वर्क करता है, बी एक दिन में 4 यूनिट वर्क करता है। तो हमसे पूछ रहे 450 रुपए में तैयार हो गए, यानी कि 450 रुपए हमें मिल रहा है कितने के लिए,
तो 60 यूनिट वर्क के लिए। तो ए का हिस्सा कितना होगा, तो एक दिन में कितना वर्क करता है, तो 5 यूनिट, यानी सॉरी 450 रुपये मिल रहा है, तो कितने के लिए मिल रहा है, तो एक दिन के लिए अगर हम देखें तो 9 यूनिट के लिए मिल रहा है, यानी 450 बटा 9 मल्टीप्लाई बाई ए का हिस्सा कितना हो गया, तो 5। इस तरह से ये हमारा कितना आ गया, तो 250, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आप चाहे तो इसके और भी डिटेल मेथड हमारे टाइम एंड वर्क के वीडियोस में देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे के क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर 25 के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम जो भी अपलोड करें उसके आपको अपडेट्स मिलते रहें। देन बाय एंड टेक केयर।